नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह सर मौजूद हैं और भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है, ये हर एक पहलू पर नजर डालेंगे, इन्हीं से समझेंगे। लेकिन पहले जरा जान लीजिए कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सेना पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना ने बताया है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी टारगेट करने की साजिश रची थी। पाकिस्तान की ओर से एक नहीं बल्कि कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, जिनका मकसद सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाना था। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी हमलों की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी। इन हमलों में सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि भारत के धार्मिक स्थल भी निशाने पर थे। भारतीय सेना ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी टारगेट किया था। हालांकि भारत के मजबूत और बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हर वार को हवा में ही नष्ट कर दिया। एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब, सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। सेना की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए इन हमलों को भारतीय सेना के सतर्क जवानों और आधुनिक एयर डिफेंस हथियारों जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन ने विफल कर दिया। पाकिस्तान ने हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें और मानव रहित ड्रोन भेजे थे। ये हमले खास तौर पर 8 मई की अंधेरे में किए गए ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। लेकिन भारतीय सेना पहले से ही तैयार थी। सुरक्षा बल के जवानों ने पहले ही स्वर्ण मंदिर के चारों ओर अतिरिक्त एयर डिफेंस यूनिट्स तैनात कर दिए थे, जो हर संदिग्ध वस्तु को सेकंडों में ट्रैक कर रही थी। जैसे ही पाकिस्तान की मिसाइलें भारतीय सीमा में दाखिल हुई, उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी को पहले से ही इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान पारंपरिक सैन्य लक्ष्यों के बजाय नागरिक और धार्मिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। जानकारी मिलने पर स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष एयर डिफेंस कवच तैनात किया गया और सेना ने दुश्मन देश के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने 7 और 8 मई को भारत के कई शहरों, सैन्य ठिकानों
और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों पर भी ड्रोन और मिसाइलें दागी, मगर भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने हर एक को रोक दिया। सेना ने एक वास्तविक डेमो भी जारी किया है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और अन्य हथियारों इन खतरे को निष्क्रिय कर दिया। Under Operation Sindoor, the Indian Armed Forces launched a successful strike against terror infrastructure against Pakistan. After 22nd April, we started our preparations and were ready to deploy at short notice. Once we got our orders, we moved swiftly into our designated operational areas and were prepared for all contingencies to provide security and safety to Amritsar and the regions of Punjab. Presently, you are standing in a well-concealed and well-protected gun position of the Panther gunners close to the international border. We are prepared for all and any kind of threats that the enemy might throw at us, which includes drone attacks, air attacks, and counter-bombardment and any other hybrid threats. We stand vigilant, we stand alert, and are ready to thwart any nefarious designs that the enemy might throw at us. I would also like to highlight the contribution of the civil population. Their unwavering support and cooperation facilitated our operations in a great way. सेना के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा आतंकियों का सहारा लिया तो इसका परिणाम और भी विनाशकारी होगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत केवल आतंकियों को निशाना बनाया था, न कि अत्यधिक नुकसान पहुंचाया और न ही किसी आम नागरिक को हानि हुई। इसके विपरीत पाकिस्तान की फौज ने जानबूझकर आम लोगों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील ठिकानों पर हमला किया। पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। भारतीय सेना के एक जवान ने बताया कि 8 और 9 मई की रात को जब पाकिस्तान की ओर से अचानक फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश की गई, तो भारतीय सैनिकों ने सटीक जवाब दिया। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसने सुबह तक अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहराकर हार मान ली। जवानों ने भरोसा दिलाया कि जब तक भारतीय सेना सीमा पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। भारतीय सेना ने हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर से भेजी गई मिसाइलों और ड्रोन का मलबा भी मीडिया को दिखाया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली कितनी सक्षम है। स्वर्ण मंदिर को बचाना केवल एक रक्षा कार्यवाही नहीं, बल्कि देश की आस्था और प्रतिष्ठा की रक्षा थी और इसमें भारतीय सेना पूरी तरह सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK Lynch। तो पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। पाकिस्तान खुद को सिखों का हितैषी बताता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से सिखों को निशाना बनाया है, उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान में मन में सिखों को लेकर क्या भावना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल साहब, जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने की बात सामने आई है, क्या लगता है पाकिस्तान की मंशा क्या रही होगी, एजेंडा क्या रहा होगा? देखिए, पाकिस्तान की मंशा बड़ी सिंपल और साफ थी। DGISPR ने जिस तरीके से एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करी, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने अपने ही पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए आदमपुर और अलग अलग जगहों से मिसाइल फेंके हैं। और ये वही टाइम था जब पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया हुआ था पंजाब के ऊपर हमले में। उसमें ड्रोन्स और मिसाइलें थीं और मिसाइल्स स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने के लिए भी थी, जैसा जनरल शेषाद्री ने बताया कि स्वर्ण मंदिर टारगेट में था।
तो मंशा बड़ी सिंपल थी कि एक कम्युनल रिफ्ट पैदा कर दी जाए, एक शक पैदा कर दिया जाए, बॉर्डर स्टेट है, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस टाइप सिचुएशन पैदा कर दी जाए, और उसमें बुरी तरह विफल हो गया। यानी कि पाकिस्तान को अभी तक ये सिचुएशन समझ में ही नहीं आई, वो हिंदुस्तान को अभी तक समझ ही नहीं पाया है और हिंदू सिख रिलेशनशिप को समझ ही नहीं पाया है, और वो कितनी बुरी तरह नाकामयाब हुआ है वो हम सब ने देख लिया है। तो अगर हम इस अटैक को देखें, क्या एनालिसिस सही नहीं हो पाई पाकिस्तान की ओर से, और गोल्डन टेम्पल ही क्यों? हाँ, वो ये चाहता था, वो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा था कि इंडिया ने ही अपने सिखों को टारगेट कर दिया है और गोल्डन टेम्पल इंडिया की तरफ से ही हरकत में ये एक्शन हुआ है। लेकिन वो फेल हो गया, विफल हो गया। उसकी जो पूरी साजिश थी वो सबके सामने जग जाहिर हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, राफेल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अभी जमकर सियासत हो रही। राहुल गांधी और आसिम मुनीर की एक फोटो आई है कंबाइन करके, अमित मालवीय ने पोस्ट की है, और सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष की ओर से कि हमें जवाब दीजिए, हमें बताइए कि क्या ऑपरेशन रहा, कितने लोगों को मारा गया, इस फोटो को लेकर क्या धारणा है आपकी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो भारत के विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का फर्ज बनता है सवाल पूछना। उनको इस फोटो के जोड़ से गद्दार साबित करना ये बिल्कुल गलत बात है। ए बी, जब विपक्ष है और ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, तो जिस तरीके की बात राहुल गांधी ने करी वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे आपके देशवासियों का मनोबल गिरता है, आपके सैनिकों का मनोबल गिरता है और एक भ्रम की सी स्थिति पैदा होती है। तो मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी का इस तरीके की राजनीति करना ये गलत है, गैर जिम्मेवाराना है। और जहाँ तक पाकिस्तान को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता मालवीय साहब ने जो दो तस्वीरें जोड़कर और एक संदेश देने की कोशिश करी है कि ये गद्दार है, मेरे ख्याल से वो भी गलत है। भारत के ऑपोजिशन के लीडर हैं, तो ये इसको हम इस तरीके से देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार पर इस बात को लेकर सवाल उठाए गए कि सीज फायर क्यों कर दिया, हम तो मजबूत स्थिति में थे। क्या ये इसे सरेंडर माना जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग आरोप इस बात को लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सरेंडर को लेकर, सीज फायर को लेकर एग्री कर जाना गलत था। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरीके से लड़ाई और युद्ध चल रहा था और जिस तरीके से हम लोग हावी थे, अचानक से सुनने में आया, भारत के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने प्रेस को मुखातिब करते हुए उन्होंने बोला कि भाई ये ऑपरेशन को हम यहाँ पर सीज करते, पॉज देते हैं। दरअसल सीज फायर नहीं है, ऑपरेशन को पॉज किया गया है। तो लोगों को लगा कि जब हम इतना सही कर रहे थे, इतना बढ़िया कर रहे थे, तो ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ, ये शक होना लाजमी है। और यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जो नैरेटिव वॉर है, हम चाहे पूरी ये 2-3 दिन की जो लड़ाई थी हम जीत गए हों, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि जो नैरेटिव वॉर था वो हम हार गए। आपकी बातचीत चल रही थी, आप अमेरिका के संपर्क में थे, आपके डीजीएमओ लेवल पर भी संपर्क था, तो आपको एक हेड्स अप देना चाहिए था पूरी जनता को, उसका ये जो पॉज ले रहे थे आप, युद्ध विराम के से थोड़ा कम माना जाए, पॉज जो ले रहे थे आप, तो उसका एक हेड्स अप देते, आप एक देश की जनता को तैयार करते। तो वो नहीं हुआ, अचानक से हो गया, तो इस तरीके का शक पैदा होना लाजमी है। लेकिन क्या ये सरेंडर है? बिल्कुल सरेंडर नहीं है। बिल्कुल जो हम लोगों ने अपनी रणनीति के तहत जो लक्ष्य साधे थे वो लक्ष्य हमने पूरे हासिल करे, और वो लक्ष्य दरअसल हमने 7 तारीख को ही पूरे कर लिए थे। आपने डीजीएमओ की प्रेस वार्ता सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने वो लक्ष्य पूरे हासिल कर लिए और पाकिस्तान को बताया कि ऐसे ऐसे करके है, हमारे सिर्फ टारगेट आतंकी संगठन और उनके मरकज़ हैं, तो आप इसमें हमारा सहयोग करें। और तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि अब इसका बहुत ज़बरदस्त आपको जवाब दिया जाएगा। तो जब पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज आ गया कि ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा, हालांकि हम लोग पहले से तैयार थे, और जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया तो हमने सारे के सारे ड्रोन्स और मिसाइलों को तबाह किया। कल ही DGAD के एक ANI के ऊपर साक्षात्कार में
उन्होंने बताया कि 800 से 1000 ड्रोन्स और मिसाइल्स से हमला किया पाकिस्तान ने। हमने पूरी तरह वो सारे ध्वस्त किए, और जहां से वो हमला आया था, यानी कि सैनिक संगठन इंस्टॉलेशन से जहां से हमला आया था, उन सारे इंस्टॉलेशंस को हमने टारगेट किया, सारे स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड्स को टारगेट किया, उनके रेडार्स ध्वस्त करे, उनके मिसाइल लॉन्चर्स को ध्वस्त किया। तो ये सारी कार्रवाई करी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज़ का, पहले चरण का। तो हमें इस पूरे ऑपरेशन को पॉज करने में कोई भी डिसीजन लेने में विलम्ब नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो पूरा मंसूबा था वो फेल हो गया। उसको एक बहुत गलत फहमी थी कि वो भारत के ऊपर बहुत कड़ा जवाब देगा और भारत घुटनों पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। घुटनों पे पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान के डीजीएमओ जो पहले फ़ोन नहीं उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि बड़ा कड़ा जवाब आपको दिया जाएगा, वो गुहार लगाने लगे, बचा लो मुझे। तो फिर क्योंकि हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका था, तो हमने कहा ठीक है, बच जाओ। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और हम बैसन घाटी को देखें, तो उसको जो भी वहां पे गया होगा कर्नल साहब, मुझे लगता है कि वो उस इलाके की डेमोग्राफी टोपोग्राफी देखकर ये अच्छी तरीके से अंदाजा लगा पाएगा कि बिना लोकल सपोर्ट के वहां पर अटैक करना मुश्किल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ऑपरेशन मीर जाफर शुरू किया गया, आपको क्यों लगता है कि इसकी जरूरत थी? और ताबड़तोड़ जो गिरफ्तारियां हो रही है, डिटेन किया जा रहा है लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि गलत है, आपको क्या लगता है? देखिए, गलत तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो ये बात कर दी जाए, अगर आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जासूसी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको पकड़ना भी चाहिए और आपको सूली पे टांग भी देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई आतंकवादियों ने करी कि उसमें लोकल सपोर्ट पक्का होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। बगैर लोकल सपोर्ट के ये किसी भी हालत में अंजाम इस तरीके का नहीं आपको देखने को मिल सकता। तो लोकल सपोर्ट बिल्कुल है। और कश्मीर की बात क्यों करें, लोकल सपोर्ट हिंटरलैंड में भी है, तभी तो ये इतनी जासूसी की घटना आ रही है, तभी ये ऑपरेशन मीर जाफर चलाया जा रहा है। तो लोकल सपोर्ट तो बिल्कुल होता है, तभी होती हैं सारी चीज़ें। क्या सिखों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान से हो रही थी, या फिर ये कहें कि सिखों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी? देखिए, सिखों के कंधे पर बंदूक रखकर गेम खेलने का इनका प्रयास था, और इनको लगता था कि जितने सालों से इन्होंने एक ISI की तरफ से प्रोपेगेंडा किया है, नैरेटिव बनाया है, और आपने देखा विदेशों में कैसे खालिस्तानी भारत का विरोध करते रहे, तो उनको लगा कि एक बहुत लार्जर सेंटीमेंट है पंजाब में, और अगर हम इस तरीके से खेलेंगे तो भारत और भारत की फ़ौज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, और इस चीज़ में आग में घी डालने का काम स्वर्ण मंदिर पर हमला होगा। तो इस तरीके की उसने साजिश बनाई, लेकिन वो पंजाब को नहीं समझ पाए, वो हिंदुओं को, सिखों को नहीं समझ पाए, वो भारत की सभ्यता को ढंग से नहीं समझ पाए, और बहुत बड़ी चूक कर दी, एक्सपोज हो गए। और अब खालिस्तानियों के बीच में भी ये चर्चा है कि देखिए, ये हमारे चहेते और हितैषी बनते थे, और ये हमारे ही स्वर्ण मंदिर पर ये हमले की इन्होंने साजिश रची। तो कहीं ना कहीं ये पूरा पैतरा उल्टा पड़ गया है किताब। क्योंकि अभी ऑपरेशन मीर जाफर की हम बात कर रहे थे कर्नल साहब, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपने ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी देखी, और साथ साथ इंडिया में जो पाकिस्तान एम्बेसी है, हाई कमिश्नर दानिश की मदद से ये पूरा जो खेल है वो खेला जाता रहा है। कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, और अब आगे आप क्या देखते हैं? देखिए, जासूसी जब से इंसान उन्होंने पॉलिटिक्स खेलना शुरू किया है, जब से देश बने हैं, राज बने हैं, तो जासूसी तब से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इस पर आप काबू सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस बड़ा चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए, आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और सर्वेलेंस आप निरंतर करते रहें, और उसके बाद जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करें। तभी एक मैसेज समाज में जाएगा और लोगों में जाएगा, थोड़ा डर रहेगा कि इस तरीके की कार्रवाई जाने अनजाने हमें नहीं करनी। लेकिन कहते हैं कि ज्योति को ऐसी जगहों पर भी ले जाया गया जो कि जगहें आम लोगों के लिए पाकिस्तान में प्रतिबंधित थी, बाकायदा ISI के इशारे पर ऐसा किया गया है। क्या इस तरह के पॉन्स कह लें आप, या फिर कठपुतलियां कह लें,
ये अब भी एक्टिव है और किस मकसद से एक्टिव की जाती है? जाहिर है कि अटैक तो करना ही होगा। देखिए, जो ज्योति मल्होत्रा का जो केस सामने आया है और जो कहानी समझ में आ रही है, जनरली हनी ट्रैप आदमी होते देखे, ये एक महिला का केस हो गया कि महिला जो है हनी ट्रैप हो गई हैं और दानिश के प्यार में हनी ट्रैप हो गई। उसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि दानिश की बेगम ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस पूरे खेल में, और कहीं ना कहीं उस ज्योति मल्होत्रा को इस्लाम की तरफ भी आकर्षित करने का प्रयास रहा है। और क्योंकि इनको प्यार हो गया था दानिश के साथ में, तो वो उनके साथ बह गई और उनको ये समझ में नहीं आया कि देश हित और पर्सनल हित कहाँ पे उनके बीच में लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। और यही नतीजा अब देख रहे हैं कि वो आज फंसी हैं और अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आई एम श्योर पछतावा तो हो रहा होगा। कहा जा रहा है कि कम्युनल वायलेंस फैलाना चाहता था पाकिस्तान। क्या इतना आसान है पंजाब जैसे स्टेट में, और खासकर सिख जिनको लड़ाका कौम कही जाती है? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो पूरी तरह उसका जो पैतरा था वो गलत पड़ गया, विफल हो गया। और वो सिखों में ही नहीं, वो हिंदू मुस्लिम भी कराना चाहते थे। और उनको लग रहा था कि जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में नाराज़गी है, उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, सिखों को बरगलाने का प्रयास किया, मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया, और वो विफल हो गया। चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, सारे के सारे अपने देश के साथ खड़े हुए नज़र आए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को समझ नहीं पाया है और अभी भी वो समझने की बहुत भारी गलती कर रहा है, और इसी तरह गलती करता रहेगा तो वो मुंह की जरूर खाएगा। कर्नल साहब, पहले भी गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। गोल्डन टेम्पल एक ऐसी पवित्र जगह है जहां पर लोग प्रार्थना करने, अरदास करने पहुंचते हैं, और कहा जाता है कि ये जीवन देने वाली जगह है। ऐसे में गोल्डन टेम्पल को बार बार टारगेट करते रहना, इतिहास में कब कब ऐसा हुआ है, और अभी आपको क्यों लग रहा है कि देखिए, ये... मुगलों के टाइम में गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया गया, जहांगीर के टाइम में टारगेट किया गया, अहमद शाह अब्दाली का सुनते हैं इतिहास की, उसने गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया गया। और एक समय था जब यहाँ पर इसके सरोवर में बहुत सारी गायें काट के डाल दी थी आक्रांताओं ने। तो इस तरीके से अपवित्र करना, दूषित करना, टारगेट करना, ये आक्रांताओं की शुरू से वो रही है। और ये जितने भी आक्रांता थे, ये सारे के सारे उत्तर पश्चिम से आए थे, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके से आए थे। और वही कार्रवाई आज भी जारी है। उसके तरीके बदली हो गए हैं, और अब जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है, वो उस टाइप की नहीं है, बहुत पावरफुल है और तकनीक से लैस है। और इस सब की वजह से हमने देखा कि कैसे हर एक पैतरा पाकिस्तान का विफल हुआ, हर एक कोशिश नाकामयाब हुई, चाहे वो प्रोपेगेंडा के स्तर पे हो, देश के अंदर कम्युनल भावनाओं को भड़काने का सवाल हो, या स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थान को टारगेट करने की बात हो, सब जगह विफल हुआ। लेकिन कई जगह पे सफल भी हुआ, कई मंदिरों और गुरुद्वारों पर उसके हमले सफल भी हुए हैं। और ये ध्यान रहे कि जब शंकराचार्य पर हमला हो रहा था, जब माता वैष्णो देवी पर हमला हो रहा था, उसी समय स्वर्ण मंदिर पर भी हमला हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ाइन था, बहुत बड़ा गेम प्लान था, और कोशिश यही थी कि इन सारे हमलों के पीछे मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, लोगों के दिलो दिमाग में शक पैदा कर दिया जाए। और ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान को भारत की राजनीति का ज़रूर पता लग गया है कि अगर हम इस तरीके का कोई शक पैदा करेंगे तो राजनीतिक लोग जो हैं वो ज़रूर इससे खेलना पसंद करेंगे। दो चीजें, एक तो आपने कहा कि उसी रात हुआ जब शंकराचार्य मंदिर को टारगेट किया गया, जब माता वैष्णो देवी के ऊपर हमने देखा था कि ड्रोन्स अटैक हो रहे थे या ड्रोन्स उड़ाए जा रहे थे, उसी दिन गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने की कोशिश करना, ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन ना कहें तो कहें कि बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तानी सेना के लिए कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उस हमले को नाकाम कर दिया जो ड्रोन्स वहां से आ रहे थे गोल्डन टेम्पल पे। सेकेंड चीज, आपने राजनीति पे बात की। पहली बार ऐसा देखा गया था कि क्योंकि उरी के टाइम पे, बालाकोट के टाइम पे तमाम सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए गए थे, पार्टियों की ओर से खड़े किए गए थे। अब की बार पूरा विपक्ष जो था, कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एकजुट नजर आ रहा था। ये दोनों पॉइंट्स, देखिए, ये तो बात अच्छी रही कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा विपक्ष एक था, और देश का चेहरा भी उस समय कोई राजनीतिक कोई नेता नहीं था, और पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर के
टाइम या तो विदेश सचिव रहे या वो 2 महिला अधिकारी रही, और बाद में डीजीएमओ और डीजी एयर और डीजी नेवल ऑपरेशंस के अधिकारी रहे। तो ये देश के चेहरा रहे इस लड़ाई के दौरान, और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई इस तरीके की बात नहीं करी। ये काबिल तारीफ है और एक बहुत दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। गोल्डन टेम्पल को अटैक करने का मतलब एक बात तो साफ है कि सिख कौम को भड़काना। पाकिस्तान के लिए सिख कौम को भड़काना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों पाकिस्तान सिख कौम को हथियार बनाना चाहती है बार बार? देखिए, ये बहुत पहले से इनका गेम प्लान रहा है, और 80 के दशक में इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी। बहुत सारे हथियार हमारे इलाके में भेजे, और उस समय एक जनरल ये डीजीपी हुआ करते थे पंजाब की केपीएस गिल, उन्होंने कहा था कि ये समस्या का हल आतंकवादियों को मारना नहीं है, जहां से ये आतंकवादियों को समर्थन मिलता है उसको निस्ते-नाबूद करना है। वो आज तक अपने रास्ते को पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा, और मेरे ख्याल से ये पहला मौका भारत के पास मिला कि भारत ने घुसकर उसके इलाके में उसके बहुत संवेदनशील और हाईली प्रोटेक्टेड इलाकों को टारगेट करते हुए एक बहुत बड़ा संदेश जरूर दे दिया है। लेकिन हर एक भारतीय की एक इच्छा है, मंशा है कि पाकिस्तान को निस्ते-नाबूद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपनी आगे के 70-80 साल खुशहाल देखते हैं, अगर भारत को 2047 में एक विकसित भारत देखना है, डेवलप कंट्री देखना है, तो पाकिस्तान को ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है। चाहे उसके लिए हमें थोड़ी सी कुर्बानियाँ देनी पड़ जाएं, तो वो हम सबको तैयार रहना चाहिए कुर्बानी देने के लिए। तो ये जो आपका सवाल रहा कि सिखों को क्यों भड़काता है, वो इसीलिए भड़काता है, उसको लगता है कि बॉर्डरिंग स्टेट है और कुछ मतभेद है राजनीतिक तौर पर, और उनको एक्सप्लॉइट करके भारत को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन ये याद रहे कि 80-90 के दशक में भी जब खालिस्तानी मूवमेंट चरम पे था, तब भी जो मेजॉरिटी सिख थे उनकी निष्ठा जो थी भारत के साथ रही। उन्होंने फ़ौज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया फ़ौजी गतिविधियों में। जब भी कभी एक्सरसाइजेज होती थी, वहाँ के लोग फ़ौजियों का सत्कार करते थे। तो लोगों की तरफ से कोई इस तरीके की कहानी नहीं हुई जो पाकिस्तान चाहता था। तभी तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान समझने में चूक खा गया, और इस चूक का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। ये जो कार्रवाई उसने करी है कि स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने का प्रयास किया, माता वैष्णो देवी को टारगेट करने का प्रयास किया, और शंकराचार्य को टारगेट करने का प्रयास किया, ये अननोटिस्ड नहीं जाएगा, ये नोटिस्ड है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सीज फायर नहीं हुआ है, ये एक पॉज है। और जब भी कभी भारत इस सिचुएशन में होगा या उसको लगेगा कि अब ये सही समय है, तो पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया जाएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, पंजाब तक हमने देखा कि मंदिर और गुरुद्वारे, गिरजाघर, यानी कि एक साथ कई धर्मों को आपस में लड़ाकर, कम्युनल वायलेंस फैलाकर हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष रोकने के लिए ट्रंप ने पुतिन से फोन पर 2 घंटे की बात कहा। रशिया और यूक्रेन जल्द ही जंग खत्म करने की दिशा में शुरू करेंगे बात। पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहा दानिश जासूसी के साथ घूसखोरी में भी था शामिल। वीजा क्लियर करवाने के लिए पैसों की करता था मांग, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित, हड्डियों तक फैली बीमारी, पीएम मोदी ने जल्द ठीक होने की कामना की। सिंधु नदी समझौते पर भारत के आक्रामक रुख से घबराए पाकिस्तान ने लगाई चीन की खैबर पख्तूनख्वा में मोमंद डैम को जल्द पूरा करने की गुहार। तो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन मीर जाफर के तहत जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाया है
और इस ऑपरेशन का नाम मीर जाफर दिया गया है। पहलगाम अटैक के बाद चलाया गया ऑपरेशन मीर जाफर। पाकिस्तान के संपर्क में रहने वालों की जुटाई गई थी जानकारी, पाकिस्तान को जानकारी देने वालों के इनपुट भी जुटाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर जारी है ऑपरेशन मीर जाफर। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर है। ऑपरेशन मीर जाफर के तहत जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए तारिक नाम का यह शख्स है, जासूस के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। और देविंदर सिंह जासूस नंबर 5, खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाया है। पहलगाम अटैक के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। मीर जाफर पाकिस्तान के संपर्क में रहने वालों की जानकारी जुटाई गई है और पाकिस्तान को जानकारी देने वालों के इनपुट भी जुटाए गए। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ऑपरेशन मीर जाफर जुटाया गया है। कर्नल साहब, जब हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ये नाम दिया गया है, चलिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जरा ये भी बात कर लें इस पर भी। जासूस ज्योति से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसी ने ज्योति से 100 से ज्यादा सवाल किए हैं। ज्योति से यात्राओं पर सवाल किए गए, पाकिस्तानी दोस्तों को लेकर सवाल पूछे गए। पंजाब हरियाणा से अब तक 14 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस गिरफ्तार किए गए। ये समझने वाली बात है, देखिए हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस पकड़े गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारों पर जासूसी कर रहे थे ये। आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में थे सभी जासूस ज्योति से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। आपको बताएं कि फोन, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसी ने ज्योति से 100 से ज्यादा सवाल किए हैं। ज्योति से यात्राओं पर, पाकिस्तानी दोस्तों को लेकर सवाल पूछे गए। पंजाब हरियाणा से अब तक 14 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस पकड़े गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारों पर जासूसी की जा रही थी। आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में भी थे सभी जासूस। और आपको यह भी बता दें कि ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान में उन इलाकों का दौरा करने की भी जानकारी है जहां पर पाकिस्तान की आम आवाम तक नहीं पहुंच सकती। बाकायदा पुलिस ज्योति को वहां पर सिक्योरिटी देती थी और ये सब होता था आईएसआई के इशारे पर। तो ये आप तस्वीरें साथ साथ देख ही रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए की गई जासूसी का पता लगाया जा सके, इन सब के बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया है। ज्योति पर आरोप लगाया गया कि वो पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। बाकायदा पाकिस्तान में रहकर किस तरीके से वीडियो बनाना है, वीडियो में क्या दिखाना है, कौन सी फोटोज भेजनी है और किस तरह की जानकारी स्टैब्लिश करनी है इन वीडियोज और फोटोज में, इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी। और ज्योति मल्होत्रा दावा इस बात का किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ये तमाम जानकारियां, चाहे खुफिया जानकारी हो या फिर सेना से जुड़ी जानकारी, ये सब पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। और जैसे ही गजाला ने ज्योति का नाम उगला, हरियाणा की हिसार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने ज्योति का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालना शुरू किया। ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और ट्रैवल व्लॉगर हैं। मतलब वो अपनी यात्रा के वीडियो यूट्यूब समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। आखिरी बार वो मार्च में पाकिस्तान गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान लगातार वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में थी। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स। हरियाणा की हिसार पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी कि पाकिस्तान में ज्योति कई हाई प्रोफाइल लोगों से भी मिली थी। पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीजें पूछताछ चल रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद ज्योति का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया। इसके अलावा हिसार पुलिस ने देर रात ज्योति के घर जाकर छानबीन की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने कुछ दस्तावेज जब्त किए। तो कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑपरेशन मीर जाफर को लेकर हम बात करेंगे। जब हम ये कहते हैं कर्नल साहब कि हम ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ऑपरेशन मीर जाफर चलाया जा रहा है, ऑपरेशन मीर जाफर की ग्रेविटी क्या महसूस होती है जब ऑपरेशन सिंदूर के साथ इसका नाम लिया जाता है? दूसरा, हमें ऑपरेशन मीर जाफर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि नाम बताता है और जैसा हम इतिहास अच्छी तरह जानते हैं कि मीर जाफर की वजह से ही प्लासी का युद्ध हारा गया था और उसके बाद अंग्रेजों का शासन इस देश में काबिज हुआ था। तो घर का भेदी लंका डाय वाली कहानी है और ज़रूरी है कि घर के भेदी जो हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर चलाया जा रहा है, यानी कि उसकी गंभीरता उस लेवल की है, उस लेवल पर सरकार गंभीर है और कुरेद कर खोद कर जहाँ जहाँ ये लोग छुपे होंगे उनको पकड़ा जाएगा और उनको
बेनकाब किया जाएगा और देश की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और सरल क्या हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी देखा कि हरियाणा के 6 और पंजाब के 8 ये स्टेट्स, इन यहाँ से लोगों का पकड़ा जाना, और ज्योति मल्होत्रा, आमतौर पर ऐसा हमने देखा है कि हनी ट्रैप में, जैसा आप थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि पुरुष आते हैं, एक महिला को इस तरीके से टारगेट करना, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के बारे में क्या बता रहा है? देखिए, अगर ये पूरे के पूरे जो लोग हैं, शायद 14 जो पकड़े गए हैं, इसमें देखा जाए तो शायद 12 मुसलमान हैं, एक हिंदू है और एक सिख है। तो इस तरीके की डेमोग्राफिक बनावट है इस पूरे लोगों को जो पकड़े गए हैं। मेरे ख्याल से इसको चेक कर सकते हैं आप लोग, शायद यही है। और पाकिस्तान ने जो डेमोग्राफिक डिवाइड है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, इसीलिए मेजॉरिटी जो जासूस पकड़े गए हैं वो मुस्लिम पकड़े गए हैं। और फिर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है जो कि हनी ट्रैप्ड है, और एक सिख लड़का पकड़ा गया है। उसके बैकग्राउंड में मैं नहीं गया कि वो कैसे इसमें फंसा, लेकिन जो भी मैंने ट्विटर पे पढ़ा समझा कि वो करतारपुर गया था और वहाँ पर उसको ल्योर किया गया। और इन सब के पीछे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, इन सब के पीछे पैसा एक बहुत बड़ा पैसे ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो पैसा और ये चीज़ें जो चली हैं उससे ये लोग जो है ये इस पूरे चंगुल में फंस गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है। कम्युनल वायलेंस की जब हम बात करते हैं और ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों की बात करते हैं, क्या स्पेसिफिकली इस चीज़ को देखकर टारगेट किया गया होगा कि वो ट्रैवल ब्लॉगर है और इसलिए आसानी से उसको हम सामने रखकर यहाँ पाकिस्तान बुलाकर और वापस भेज सकते हैं साजिश को अंजाम देने के लिए? दूसरी चीज़ ये है कि ये सब अगर हो रहा था तो आपको कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत लैप्स रह गया किसी भी एंड पे? हाँ, अब अदरवाइज देखा जाए ट्रैवल ब्लॉगर है, महिला है, हिंदू है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट सी पिक्चर पेश करता है। इसमें आपको कुछ प्रथम दृष्टि आपको कुछ भी अटपटा नहीं लगता, नॉर्मल लगता है कि ठीक है, अपना बच्चा मेहनत कर रहा है, ट्रैवल ब्लॉगिंग करता है और इट्स कूल। बट जब उसकी तह में गए और जब और जानकारियाँ प्राप्त हुई, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि ज्योति मल्होत्रा को उन जगहों पर जाने की इजाज़त दी गई जहाँ पर आम पाकिस्तानी भी नहीं जा सकता, और पुलिस की प्रोटेक्शन ज्योति मल्होत्रा को मिलती थी, तो उससे क्लियर कट हो जाता है कि ISI और पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज्योति मल्होत्रा से कुछ नैरेटिव इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा था। और ज्योति मल्होत्रा काफ़ी करीब है। ज्योति मल्होत्रा ने मरियम नवाज का भी इंटरव्यू ले लिया। तो एक नॉर्मल सी यूट्यूबर और अचानक से वो मरियम नवाज का भी इंटरव्यू ले लेती हैं, पाकिस्तान एम्बेसी भी जाती हैं, और फिर उसके फ़ोन जब पकड़ा गया है ज्योति मल्होत्रा का, तो दानिश का नाम भी उसने हिंदू नाम रख के सेव किया हुआ था, जट रंधावा। तो हाँ, तो ऐसा क्यों? तो ये सवाल पैदा हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ फिशी लगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका संपर्क दानिश एंड गैंग से काफ़ी रहा। तो ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का ज़माना है, तो आप को लग रहा है कि आप शायद बच जाएंगे या आपको कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन ये गलत फहमी है। और ये पकड़ी गई तो पाकिस्तान जो चाह रहा था कि इनका इनोसेंस का फ़ायदा, इनके धर्म का फ़ायदा लेकर एक बहुत अच्छा एक कवर मिलेगा, तो वो कवर बहुत आसानी से एक्सपोज हो गया, क्योंकि ये ओवर एक्सपोज रही पाकिस्तान के अंदर, उससे शक ज़्यादा पैदा हो गया। लेकिन अगर हम ज्योति रंधावा के केस को देखें और इसके अलावा जैसा कि आपने और भी बाकी लोगों की गिरफ्तारी की बात बताई अलग अलग कम्युनिटीज़ से, अब की बार पहलगाम अटैक में जो अटैक का तरीका था कर्नल साहब, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों में रहे हैं, आमतौर पर जिस तरीके से अटैक्स होते थे पहलगाम में वैसा अटैक नहीं हुआ था अब की बार धर्म पूछा, देखा कि खतना हुआ है या नहीं हुआ, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। आमतौर पर यह तरीका टेररिस्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में तो कम से कम अपनाया नहीं जाता था। ये किस तरह का माइंडसेट है वहां पर, ये अटैक करना, उसके बाद ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों का नाम सामने आना? सिर्फ और सिर्फ ये जो कारकर्दगी रहेगी, धर्म पूछ लिया, कलमा पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते ये पूछ लिया, यही
साबित करता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादी थे। ये सिग्नेचर बड़ा बड़ा पाकिस्तान का दिखता है इसमें। आसिम मुनीर ने कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी डेस्टिनी अलग है, हमारा मुस्तकबिल अलग है, हमारे तौर तरीके अलग हैं और हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो आसिम मुनीर का ऐसा कहना, फिर लश्कर तौबा का एक मशहूर आतंकवादी, उसका एक स्पीच सुन लीजिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसके बाद दिया गया नाम उसका मेरे दिमाग से उतर रहा है, और फिर ये आतंकवादी हमला हो जाना। और तीनों चीज़ों में, आतंकवादी हमले में, उस पीओके के अंदर दिए गए वो लश्कर तौबा के जो आतंकी लीडर है उसकी जो तकरीर, और आसिम मुनीर का जो बयान या जो आसिम मुनीर की तकरीर, सब में एक ही चीज़ दिखी, एंटी हिंदू, हिंदू हेट, एंटी इंडिया। तो ये बहुत आसानी से ये कड़ियाँ जोड़ी जा सकती हैं। तो इसीलिए ये वाला जो हमला हुआ कश्मीर के अंदर इस बार, वो बिल्कुल अलग था और उसमें बहुत क्लियरली पाकिस्तान की छाप नज़र आ रही थी। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। वहां के तमाम पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो ज्योति मल्होत्रा के फोटोज के साथ हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तानी पुलिस का विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तानी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखेंगे और क्या ये बात पुख्ता नहीं करती है कि किसी न किसी तरीके से ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन रहे और कुछ ना कुछ बड़ी साजिश थी? पहलगाम आतंकी हमले में भी ज्योति का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल साजिश थी, और इसीलिए जब पाकिस्तानी उसके समर्थन में खड़े हैं तो इसका मतलब कि भारत अच्छी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस सही दिशा में है। और जी हाँ, पहलगाम में भी गई थी मैडम फरवरी के महीने में, जब खूब बर्फ़ गिरी हुई थी, और उन्होंने जो तस्वीरें वहाँ खिंचवाई और जो वीडियो बनाए, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लोग उसको भी एक रैकी से जोड़कर देख रहे हैं। और तो ये अभी जब पूछताछ हो रही है और पूछताछ के जब नतीजे निकलेंगे तो सामने आएगा कि क्या पहलगाम ये जेन्युइन ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए गई थी या इसके पीछे कोई रैकी वाला मकसद था। इवन इफ अगर हम जेन्युइन ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए कर्नल साहब पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान जैसी अगर कंट्री हम चुनते हैं, तो क्या पाकिस्तान जाना, वहाँ पर ट्रैवल के सारे इंतजाम करना और जिन जिन जगहों पर ज्योति मल्होत्रा पहुंची, ये सारे इंतजामात अगर एक आम आदमी करना चाहे तो क्या आसान है? किस तरीके से वहां पर पहुंची, ये सारे मीन्स, क्या इन पहलुओं पर भी जांच होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है कि सबसे पहले तो आप पाकिस्तान क्यों जाएंगे घूमने, ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई ढंग की जगह जाके ब्लॉगिंग करेंगे कि पाकिस्तान में करेंगे? क्योंकि आम आदमी आमतौर पर डर जाता है पाकिस्तान का नाम डर के अलावा वहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। वहाँ पे क्या करेंगे ब्लॉगिंग करके? वहाँ पे ऐसा क्या है जो आपको वहाँ पे ब्लॉगिंग करने की आवश्यकता है? और जो कटाक्ष राज और ये सब मंदिर में गई और ब्लॉगिंग करी, वो तो वहाँ के मुसलमानों ने भी खूब करी हुई है ब्लॉगिंग और उस तरीके का वो करा। तो आपने वहाँ जाके क्या ऐसा हासिल कर लिया? तो वो बड़ा अटपटा लगता है। और अगर ब्लॉगिंग ही करनी है तो आप अच्छी जगह जाइए, नेपाल जाइए, भूटान जाइए, आप श्रीलंका जाइए। अब आप पाकिस्तान जा रही हैं, शुक्र है आप बांग्लादेश नहीं गई अभी तक। तो ये और दुश्मन मुल्क हैं, वहाँ पे आप उसको एक अच्छी लाइट में प्रेजेंट कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपका क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्यों कर रही हैं ये? और जब तह में जाते हैं तो पता लगता है कि दानिश आपके बॉयफ्रेंड हैं, तो उससे और सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ प्यार में उठाया गया कदम होगा या लालच भी होगा इसके पीछे? क्या देखिए, पहले तो प्यार व्यार तो हो गया होगा, लेकिन उसके बाद वो फिर इसमें फंस गई होंगी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप इन चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर आपके पास अगले के हाथ में कुछ ऐसे सबूत हाथ आ जाते हैं तो आपको ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके फिर कार्रवाई करी जाती है। अब इस वाले केस में क्या हुआ है ये पुलिस की जांच में निकलेगा पता। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना नॉन ग्राटा, पर्सोना नॉन ग्राटा कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनके ये संपर्क में थी और नाम बदल कर थी, जिसका साफ मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं, ऑपरेटिव्स हैं, खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए ऐसा कर रही थी। और पर्सोना नॉन ग्राटा अगर हम आपसे समझना चाहें कर्नल साहब, देखिए, पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब है कि ये अब हमारे इलाके में रहने के काबिल नहीं है। इनको यहाँ पे ग्रांट नहीं दी जा रही है कि आप, इजाज़त नहीं दी जा रही है कि आप यहाँ रहिए।
और आप निकल जाइए। जनरली ये सफ़ीर और सिफारत खाने की भाषा है, डिप्लोमेसी की भाषा है। और क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है तो आप उनको पकड़ नहीं सकते, आप पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देते हैं और उनको देश निकाला दे दिया जाता है। क्योंकि इस दानिश कैरेक्टर की जो गतिविधियां थी ये संदिग्ध थी और ये इस तरीके की जासूसी खेल में पूरी तरह से लिप्त था। और जब जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में पता लगा तो जाहिर सी बात है उसको पर्सोना नॉन ग्राटा ही डिक्लेयर किया जाएगा। जी, दानिश जैसे लोग इतनी आसानी से एक्टिव हैं पाकिस्तान एम्बेसी में, क्या इस पर नजर नहीं रखी जाती? मतलब इतनी आसानी से दानिश ने ज्योति को हनी ट्रैप का में इस्तेमाल किया और उसके बाद ये सारी चीजें करवा ली गई, और उस पर आरोप तो इस बात का भी कि घूस ले लेकर वो पासपोर्ट बनवा दिया करता था, काम करवा दिया करता था। तो ये सब अगर देखा जाए तो हो तो नाक के नीचे ही रहा था सरकार के। अब देखिए इसको कैसे मॉनिटर करें सर? सबसे पहले तो ये समझिए कि देखिए कितने हजारों की तादाद में भारत की मुस्लिम लड़कियों ने पाकिस्तान में शादी करी है। अब उनको वीज़ा चाहिए होता है, अपने माँ बाप से मिलने आना है, तो वीज़ा दिलाना वगैरह और ये सारी चीज़ें कार्रवाई करना, तो इसमें जहाँ भी इनका रोल होता है तो ये पैसे ले लेते हैं। वही काम करता था वो, और ऐसे लोगों के संपर्क में था वो। तो ज़्यादातर जो इसके एसेट्स थे ये घूस लेने वाले, उन्हीं को इसने आगे मॉडिफाई करके और जासूस बना दिया। जो नूह की कहानी है वो ऐसे ही है। वो नूह का जो लड़का पकड़ा गया है वो पहले घूस अरेंज करवाता था दानिश के लिए और मिडिल मैन का काम करता था, और जो इसका हैंडलर था रामपुर में उसी ने फिर बाद में बोला कि भाई अब ये काम हो गया है, अब आप बड़ा काम करेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये इस तरीके की कार्रवाई करता था और पकड़ा गया। आमतौर पर हमारी खुफिया एजेंसियां जो हैं वो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जैसे तरीके जो देश हैं हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां पे थोड़े से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, या कह लें कि जो दुश्मन देश हैं हमारे, वहां पर जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उन पर नजर रखी जाती है। ज्योति खुलेआम सब कुछ कर रही थी, उसके बाद अनडिटेक्टेड कैसे रह गई? इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, आतंकी हमले के पहले वो पहलगाम जाती है, जो कि लगता कम है कि कोइंसिडेंस होगा, फिर भी ज्योति कैसे नहीं आई रेडार पर? हाँ, ये बिल्कुल सवाल जायज़ है कि रेडार पे क्यों नहीं आई। इनफैक्ट जो भी कोई पाकिस्तान जाता है उसका फ़ोन मॉनिटर ना हो ये मेरी समझ से परे है, उसकी गतिविधियां मॉनिटर ना हो ये मेरी समझ से परे है। और अगर वो मॉनिटर नहीं हुई, फ़ोन उनके मॉनिटर नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा लैप्स है, सिक्योरिटी लैप्स है। और इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए जो लोग मॉनिटर करने का जिनको जिम्मा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जाना चाहिए। और ज्योति कई बार पाकिस्तान गई, पाकिस्तान के अलावा वो उसने चाइना भी विजिट किया था। आपको लगता है कि कोई कनेक्शन ज्योति के बार बार पाकिस्तान विजिट और चाइना विजिट का और उसके बाद ये जो आतंकी हमला हुआ, कुछ हो सकता है? भाई अगर आप बार बार पाकिस्तान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं और दोनों के दोनों दुश्मन मुल्क हैं, तो क्या बिल्कुल अब इसका संपर्क इसका पहलगाम से है कि नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूर संदर्भ है कि ये दुश्मनों के साथ थी और उनके साथ भारत के खिलाफ खेल रही थी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर हम ज्योति मल्होत्रा के कर्नल साहब इनकम सोर्स की बात करें तो नॉर्मली व्लॉगिंग, वीडियो, सोशल मीडिया ये होना चाहिए। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, उनका बैंक बैलेंस और उनका जो आय स्रोत है वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। इसका मतलब कहीं तभी तो फंस गई वो। जब मैच नहीं करेंगी, जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक्टिविटी मैच नहीं करेगी तो तभी तो आप फंस गए, तभी तो शक हुआ। और आपसे कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करवाया जा रहा था जिसकी वजह से आपको मोटी रकम मिल रही थी। और जैसा आपने बोला कि जिस तरीके के उनके ट्रैवल्स रहे हैं और उसमें पैसा खर्च होता है और आपकी आय से ज़्यादा जो घोषित आय है उससे ज़्यादा आपका खर्चा ट्रैवल पे हो रहा है, तो शक तो पैदा होगा ना। दानिश जैसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान उच्चायोग में बैठा है, और कितना आसान है ऐसे लोगों पर नकेल कसना, कार्रवाई करना, ये समझ। देखिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, और जो कार्रवाई की जा सकती है वो भारत ने कर दी है, पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है दानिश को। जी हाँ, वो तो चला गया है यहाँ से।
तो उसके खिलाफ तो और कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन उसके जो भी मॉड्यूल है उसको पकड़ा जाए, उसको ध्वस्त किया जाए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ऐसे कितने और मॉड्यूल हैं उनका भी पता लगाना बहुत आवश्यक है। ज्योति मल्होत्रा से एनआईए पूछताछ कर रही है, 100 से ज्यादा सवाल दागे गए हैं। जब सवालों की फहरिस्त की बात करते हैं कर्नल साहब, और अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना होता, क्योंकि आपने भी आतंकियों के साथ आमने सामना आपका बहुत हुआ है, बहुत आपने इन्वेस्टिगेट किया, कौन से ऐसे कुछ सवाल हैं, अगर मैं 5 सवाल पूछूं जो आप सीधे सीधे ज्योति से पूछना चाहेंगे बिना इस बात की परवाह किए कि वो महिला है या पुरुष? देखिए, एक तो फ़ोन का, उनके जो मोबाइल का फ़ोन का पूरा टेक्निकल एनालिसिस हो गया होगा, और उससे उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर ली होगी, और उस जानकारी को कोरैबोरेट करने के लिए सवाल बनाए गए होंगे। बहुत सारे सवाल दानिश के साथ उसके किस तरीके के पर्सनल संबंध थे उसके बारे में होंगे, और जब दानिश के के साथ जो पर्सनल संबंध हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं और जब वो घेरे में आ जाती है, तो फिर दायरा बढ़ाया जाएगा, और उस बढ़े हुए दायरे के अंदर फिर पाकिस्तान के अंदर किस किस से मिलना हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, और फिर वो दायरा जो है बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो इन इन सवालों के जाल में जब वो फंसती जाएगी, तो तैसे तैसे वो जाल की जकड़ भी मजबूत होती चली जाएगी और दायरा भी बढ़ता चले जाएगा। तो ये 100 सवाल इस तरीके से बने होंगे, सवाल से सवाल निकले होंगे, और 100 और मेरे ख्याल से शायद उससे भी ज़्यादा होंगे, 100 तो बोलने की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो भारतीय वायुसेना ने नया वीडियो जारी किया है जो हिंद के जांबाजों का अदम्य साहस दर्शाता है, देखिए जरा।